नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप लोगों के साथ एक बार फिर इस पर बातचीत करने के लिए कई दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, क्योंकि जब से बंगाल से लौटा हूँ यहाँ अभी आइसोलेशन में हूँ और इसीलिए बाहर नहीं निकलता हूँ। अभी इसी रूम में हूँ और कुछ भी काफ़ी काम जो थे 70 दिन तक बाहर रहने के बाद वो सब किए जा रहा था यहीं से, तो आपसे बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। बीच में कई बार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बंगाल में हिंसा का एक तांडव लगातार चलता रहा और उस पर कोई कुछ नहीं बोला, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने कवर नहीं किया। और आपने देखा होगा कि अचानक एकदम नेशनल मीडिया से जैसे बंगाल गायब ही हो गया हो। मैं ख़ुद भी सोच रहा था कि आखिर बंगाल से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हुए बंगाल तक घूमते घूमते, और लेकिन वो हिंसा, वो तमाम चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही थी। हम लोगों ने कई बार चर्चा की, बहुत बार लंबी चर्चा की और ये भी बताया कि किस तरह से तमाम वहाँ घटनाक्रम दिखे, उन सब का कहीं ना कहीं रिश्ता वोटों के एक तरफा होने पर, ध्रुवीकरण होने पर दिख रहा था। लेकिन सबने एक तरफा चर्चा की। आपने देखा होगा कि देश के ज़्यादातर मीडिया और ख़ासतौर से वो मीडिया जिसको एक फासिस्ट कहने का एक बहुत शौक़ है, जिसको ये कहने का बहुत शौक़ है कि किस तरह से बीजेपी या संघ या ये तमाम लोग फासिस्ट हैं और किस तरह से देश के ढांचे को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण की तरफ बात करते हैं। इस पर बहुत सारी चीज़ें चर्चा हो रही थी आज। लेकिन मैं फिर वापस शुरुआत खबर से करते हैं कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी को चुन लिया गया है बीजेपी के विधायक दल का नेता। ये एक बड़ा चेंज है, क्योंकि बीजेपी ने इतने लंबे समय में, अगर आप देखेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम में जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसने 5 साल तक पूरे जो ईस्ट, जो पूरा इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिंदुस्तान है, उस सब में बीजेपी के लिए कितनी मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद एक बड़े लीडर के तौर पर उभर के आए हुए। और उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर, मतलब अपनी पार्टी की जीत पर ऐसा भी मौका पहली बार ही आया होगा कि जीते हुए मुख्यमंत्री को हटाया गया, और जिन पर कोई दाग नहीं था, जिनकी छवि पर कोई दाग नहीं था, और उन्होंने पूरे प्रदेश में काम भी दिया है, क्योंकि उसी काम पर वो सत्ता में वापस लौटी भी है पार्टी बीजेपी। जबकि एनआरसी सीएए को लेकर इतना बड़ा हल्ला था और बंगाल में जब विरोध हुआ था तो उस वक्त लगा था कि शायद बीजेपी किसी बड़े संकट में जाएगी और उसके बाद यहाँ लौटने में मुश्किल होगी, जिस तरह कहा जा रहा था। लेकिन जितनी स्मूथ सेलिंग वहाँ हुई, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का बदलाव ये बीजेपी की बहुत सारी चीज़ों की तरफ, बदलाव की तरफ इशारा करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से आसाम से जो माइग्रेशन शुरू हुआ, जिस तरह से हिंसा के बाद बंगाल से लोग आसाम की तरफ भागे, हज़ारों लोग आसाम की तरफ भागे और उन्होंने वहाँ शरण ली, उस पर भी हेमंत बिस्वा शर्मा ही बाइट देते हुए दिखे और सामने कोर्ट में। तो तब लगने लगा कि बीजेपी पूरे बंगाल की इस चुनौती को बहुत गंभीरता से ले रही है। ऐसा नहीं है जैसा हमको शुरुआत में लगा, और बहुत सारे लोगों का गुस्सा पीएम मोदी पर और अमित शाह पर, तमाम लोगों पर था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ हिंसा का तांडव अभी भी चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। बल्कि आज एक ट्वीट मैंने देखा जिसमें बिजनेस लाइन के एक रिपोर्टर ने कहा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि प्रो गवर्नमेंट और प्रो वो जो पॉलिसीज़ हैं उनकी तरफ पेंडेमिक के लिए उनको लिखना है, मीडिया को उस तरह करना है, नहीं तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है पेंडेमिक के साथ। तो जिस तरह से हर हिस्से को वहाँ सबोटाज किया गया, जिस तरह से कोई बदलाव की बात करने की बात जो की जा रही थी इनकी जीत के साथ में, जो फासिस्ट मीडिया जो कह रहा था, जो फासिस्ट के लिए बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप लगा रहा था और ममता बनर्जी को धर्मनिरपेक्षता की एक बड़ी महान चादर पहनाए हुए घूम रहा था, उस मीडिया को इस हिंसा ने खामोश जरूर कर दिया। यानी अभी तक वो जो एक पूरा लेवल लगाए हुए थे उसने इसको खामोश किया। मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी से बातचीत हमको शुरू करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी का बनना इस बात की तरफ बहुत बड़ा चेंज है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस हिंसा का जवाब देने की तैयारी की है। क्योंकि आपने देखा होगा इस हिंसा के बाद जो सबसे बड़ी खबर अखबारों में आई कि 30 से ज़्यादा एमएलए और बहुत सारे लगभग 5-6 इनके एमपी वो लेकर जाना चाहते हैं, यहाँ से जाएंगे और वो जो है बीजेपी को छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा लगातार एक के बाद एक खबरें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन शुभेंदु के बनने के साथ ही बीजेपी ने एक तो इस बात का जो ग्रेस पीरियड होता है, जो टाइम दिया जाता है, उसमें भी कमी कर दी। क्योंकि उनको मालूम है मुकुल राय
क्योंकि वो पहले आ गए, 2013 में आ गए, तो लंबे समय से 8 साल से बीजेपी का एक लंबा समय हो गया और उनके पास लगता है कि उनको जो एक पार्टी में रखने के लिए, चूँकि बीजेपी के पास बहुत सारे लीडर अलग अलग जगह से आए थे, लेकिन डायरेक्ट उनको आते ही कोई बहुत बड़ी भूमिका कभी दी नहीं गई जैसी इस बार शुभेंदु को मिली है। इस पूरे मसले में शुभेंदु को सामने लाने का अंतर यही हुआ, क्योंकि पूरी उस चुनावी, अगर जिस समय चुनाव का पूरा लंबा दौर चल रहा था, हम तमाम लोग आपको रोज़ ब्रीफ कर रहे थे, उस वक्त भी सबसे ज़्यादा अगर ममता बनर्जी को कोई चुनौती देता हुआ दिख रहा था तो वो शुभेंदु अधिकारी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह टक्कर की बात की गई और हर एक कदम पर अपने कड़वे वाक्यों के साथ। मुकुल राय कभी भी इतना ज़्यादा वोकल होते हुए नहीं दिखे और बाकी तमाम लोग जो दिलीप घोष या वो कहे थे, तो उनकी उस तरह की पकड़ नहीं दिख रही थी जो इस समय ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह की, उसके गुंडों ने एक पूरी टारगेट की है और उसको मिटाने के लिए जिस तरीक़ा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और ममता बनर्जी की उस पूरी भाषा में आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई रिमोर्स नज़र नहीं आता या इस बात का कोई पश्चाताप नहीं दिखता कि उनके बाद इस तरह से हो सकता है, या वो सारी चीज़ें इसको सोशल मीडिया पर और झूठी खबरों पर उसकी मदद करने के लिए यहाँ दिल्ली में एक जो खास किस्म का मीडिया बैठा है, जैसे कि आपने देखा होगा मैक्सर आर्ट न्यूज़, मुझे नहीं मालूम वो किस तरह काम करता है, लेकिन आप अगर उसको जाकर देखेंगे तो वो 1-2 क्लिप, यानी उन सैकड़ों क्लिप्स में से, उन जो रोज़ दर्जनों क्लिप हैं उनमें से एक आध क्लिप उठाता है और उसको बताना शुरू कर देता है कि ये फेक है और उसके बाद उस पूरे नैरेटिव को लाद देता है। यानी ऐसे संकट के समय में बीजेपी के सामने जब उसके आदमी मारे जा रहे हों, जब उनके लोगों को लाशों का काटा गया हो और रेप के आरोप भी लग रहे हों, अभी उनको वेरीफाई कर देगी पुलिस, करेगी कि नहीं करेगी ये मुझे शक है, लेकिन अगर केंद्रीय जांच एजेंसी कोई जांच करती है तो वो करेगी, उस समय ये सारा साफ हो जाएगा कि आखिर झूठ क्या था, सच क्या था। लेकिन जिस टूटे हुए मनोबल के साथ भागते हुए आपको बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे थे, उसके बाद उस समय शुरुआत में हमको भी ये लग रहा था कि किस तरह से इस पूरे संकट का सामना करेगी, लेकिन जैसे ही ये डांट छटती, आप बहुत सारी चीज़ों को गौर करते हैं और उनको जोड़ते हुए चलते हैं तो लगता है कि जैसे बीजेपी ने इस पूरी ममता बनर्जी की इस जो उनकी पार्टी ने जो एक पूरा हिंसा का एक पूरा अपना चरित्र दिखाया है, उसने उसका सामना करने की एक तैयारी भी शुरू की है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की हर एक चाल का जवाब दे सकते हैं। वो जीत हासिल की, पहली बात ममता को हराया, यानी जिस ममता के दम पर उनकी पार्टी एक वन मैन शो से जीती हुई पार्टी, और जिसमें अब पूरी रणनीति भी साफ हो गई। उसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि जो रणनीति हो सकती है, जो घर द्वारे योजना या जिन सब का बातचीत की जा रही है, वो सब इतनी बड़ी हिस्सा होता तो वो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों से होता। इसमें सीधे सीधे तौर पर सांप्रदायिकता का जो जिस तरह का आरोप लगाया गया बीजेपी पर, उसके उलट उन दिल्ली में बैठे हुए उन तमाम जो मीडिया के खास ग्रुप है, जो उसको ये नहीं दिखाई दिया कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी 30% मुस्लिमों के वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए हर वो काम कर रही थी जो उसको जीत के लिए चाहिए। लेकिन ध्रुवीकरण का आरोप किस पर लगा? ध्रुवीकरण का आरोप लगा बीजेपी पर। यहाँ किसी पार्टी की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से एक हिंसा आपके बिल्कुल राजनीतिक स्वतंत्रता को ख़त्म करती है। इससे पहले 2018 की हिंसा हम लोगों ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जानी, लेकिन इस बार आप उनको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको हर तरफ देख रहे हैं और चारों तरफ उस हिंसा में भागते हुए लोगों की भीड़, उनको मरते हुए। अभी भी आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा था उससे लगभग 1.5 घंटे पहले ही एक और बीजेपी कार्यकर्ता की पेड़ पर लटके हुए लाश के फ़ोटो आए हैं। वो ऊपर लटका हुआ शख्स है पेड़ पर और जाकर, और ये आप देखेंगे 140 जो कार्यकर्ताओं की मौत का अब जो आंकड़ा बीजेपी ने पहले बताया था, उसमें से भी कई लोगों को पेड़ पर ही लटके हुए दिखाया था, जिससे कि पुलिस को बहुत आसानी रहती है। ये एक सबसे आसान तरीका होता है कि उस हत्या को छिपा दिया जाए, आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस को अक्सर, चूँकि सत्ता में बैठी पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन जिस तरह से है बंगाल में, उस सबको दिखता है, उसके बाद उसको बहुत आसान हो जाता है उसके लिए इस पूरी घटना को सुसाइड साबित कर देना।
उस तरह की लाश जब हम लोगों ने शुरू की। और मैं आज भी शायद आपसे दूसरे ही सब्जेक्ट पर बात करने वाला था कि किस तरह से किसान का जो एक आंदोलन के नाम पर यहाँ जातिवादी या एक ख़ास धर्म के लोगों ने जो तय किया हुआ है कि किस तरह से उनको कोविड के बीच में भी किसी तरह की कोई रिलैक्स उस हाईवे पर नहीं देनी जहाँ से वो तमाम दवाइयाँ वो आ सकते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ सकते थे या तमाम चीज़ें आ सकती थी। चूँकि वो हाईवे और ऐसे संकट के समय अगर मूवमेंट स्मूथ हो तो ज़्यादा होता है, क्योंकि राष्ट्रीय संकट है, पूरी दुनिया से मदद मिल रही है, उस पर अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग खुद बात कर चुके हैं कि किस तरह से सरकार कहाँ कहाँ फेल हो रही है, सरकार कहाँ कहाँ फेल की जा रही है और सरकार पर कहाँ कहाँ हमले किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे मसले में जहाँ वहाँ एक उस लड़की के साथ जो पश्चिम बंगाल की लड़की जो वहाँ से मदद के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ से किसान आंदोलन के लोगों को आपने देखा होगा अलग अलग जगह वो पूरे देश में उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार को हराने के लिए, हम केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग जगह जाएंगे। और उनके जो नेता, रोते हुए नेता, जिसके पोस्टर पर जो पूरे देश में एक अलग ही नेता दिखता है कि जो रोते हुए नेता बनता है, वो भी शख्स वहाँ तक पहुँचा और किस तरह से उसने वहाँ चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। नंदीग्राम पहुँचे और नंदीग्राम ममता बनर्जी हार गई। तो यानी अगर वो जीत जाती तो इनकी वजह से जीत गई थी, अब हार गई तो किसकी वजह से हार गई। हालांकि उस सभा के बारे में मैंने आपको फ़ोटो सहित दिखाया था कि किस तरह से 1000 से 1500 से ज़्यादा लोग नहीं थे उसी नंदीग्राम में, जहाँ ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत लगाकर, पूरी जो ताकत है, जो शक्ति है, जो शक्ति में कोई, मैं डेमोक्रेटिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, उस ताकत की बात कर रहा हूँ जिन क्लब के सहारे ममता बनर्जी ने इस आतंक को अब पूरा बड़ा कर दिया है। जिस तरह से पूरा आतंक वहाँ लोगों पर साया हो रहा है, जिस तरह से वो दिख रहा है, दफ्तर जलाए गए, घर तोड़े गए, घर लूटे गए, हत्या हुई, उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का मुंह देखना पड़ा। और नंदीग्राम की यह हार कोई छोटी हार नहीं है, क्योंकि पूरी ताकत लगी हुई थी। वहाँ शुभेंदु ने उसी तरीके से जवाब दिया। शायद यही कारण है कि जब आज शुभेंदु को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष, यानी जब उसको बीजेपी के विधानमंडल का नेता चुना गया, तो उसमें इस बात की तरफ ज़्यादा गौर किया गया कि इस हिंसा का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये हिंसा बढ़ेगी, इस हिंसा को कम नहीं करेंगे। 2024 तक ममता बनर्जी अपने टेरर को इतना ज़्यादा कर देना चाहती है कि उस समय ये लोग वोट करने ना निकले, ये लोग वोट करने की हिम्मत ना कर सकें। और उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ से ज़्यादा सीटें, लगभग 35 सीटें जीतने की एक उनका अपना सपना था, लेकिन अभी वो 42 देखने लगी हूँ, क्योंकि जिस तरह से एक आतंक की लहर उसके समर्थकों ने छेड़ दी है। और पूरी तरह से जो आप दिख रहा है कि वो उसको वोट देने के लिए दफ्तर में बुला के पीटा जा रहा है, माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, औरतों के लिए किस तरह से वो लोग बोल रहे हैं वीडियो में, वो लड़के जो ख़ास समुदाय के लड़के, और वो किस तरह से हिंदू महिलाओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोहराए नहीं जाते, और इसीलिए वो ट्वीट भी नहीं किए गए, क्योंकि उनको किस तरह से करना, आपको ट्वीट करने पर पकड़ा जा सकता है। वो जो बोल रहे हैं उस पर शायद ना पकड़ा जाए, लेकिन ट्वीट करने पर आपके खिलाफ सभा हो सकती है। तो ऐसे मुकाबले में बीजेपी का कोई भी नेता, एक बड़ी कमी भी लगी कि बीजेपी के जो लोग थे स्थानीय स्तर के, वो ममता बनर्जी की टक्कर के नहीं दिख रहे थे, वो उसके सामने कहीं टिक नहीं रहे थे। तो टिकना एक लोगों के साथ कनेक्ट था, लेकिन लोगों के साथ कनेक्ट के लिए बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो वहाँ से लड़ाई करने के लिए पहुँचे और बहुत बड़ी भीड़ को भी इकट्ठा किया। लेकिन जो वहाँ स्थानीय उस वोट को, उस भीड़ को कन्वर्ट करने की ताकत थी, वो भी नेताओं में नहीं थी। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी को चुनकर बीजेपी ने ये तय किया है कि ममता बनर्जी की हर चाल को उसी के जवाब में देना है। आप देखेंगे कि नंदीग्राम में पहले दिन की तोड़फोड़ के बाद जो पूरा उनके दफ्तर जलाए गए, वो यहाँ तक कि नंदीग्राम का वो दफ्तर भी जला दिया गया जहाँ भगवान राम की प्रतिमा भी थी, तमाम चीज़ें, मतलब पेंटिंग्स भी लगी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें। वहाँ दफ्तर को जब जलाया गया तो लगा कि शायद वहाँ से भी शुभेंदु के पैर उखड़ गए, लेकिन उसके बाद आपने देखा वहाँ बाकायदा जुलूस निकाले गए और वो पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी की ताकत वहाँ दिखाई गई। ऐसा नहीं है कि वहाँ नंदीग्राम में ममता बनर्जी को खुला हाथ मिला हो, ममता बनर्जी को वहाँ अपमानजनक हार झेलनी पड़ी और वहाँ उसके गुंडे बहुत ज़्यादा अभी भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि बाकी तमाम जगह नादिया, कूच बिहार या तमाम जगह दिखा, वो वहाँ नहीं दिख रहा है। तो यही एक बड़ा कारण रहा कि बीजेपी ने शुभेंदु को चुना। इसके अलावा हम दिल्ली की तरफ गौर करते हैं। इलाहाबाद कोलकाता हाई कोर्ट ने तो बहुत तंजिया लहजे में, बहुत तल्ख लहजे में मांगा था, अभी तक उस पर चल रहा है। होम मिनिस्ट्री की टीम गई थी, उसको अभी तक रिपोर्ट उस तरह से नहीं मिली। वो हालांकि उसने अपनी जांच में क्या बताया वो अभी तक नहीं सामने आ रहा, क्योंकि इस समय केंद्रीय नेतृत्व
पूरी तरह से जो कोरोना की महामारी है उससे निपटने में लग रहा है, क्योंकि अभी तक के जो पूरे जिस तरह के हमारे पास संसाधन हैं वो कहीं नहीं टिक पा रहे इस बीमारी के सामने। हम रोज़ लाशों को गिरते हुए देख रहे हैं, रोज़ लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही उनको कुछ भी कहें, लेकिन गाँव में आपको इस तरह के वीडियो ज़रूर मिल रहे हैं जिनको इधर के कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ये फेक हो सकते हैं इस तरह के, लेकिन वो लाशें आपको बहती हुई दिख रही हैं, नदियों में जलाने वाले नहीं हैं। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व, कोई भी केंद्रीय नेतृत्व इस समय पूरे देश की सबसे बड़ी जो महामारी अभी तक की हमारे पिछले 100 सालों में यानी स्पेनिश फ्लू के बाद अगर किसी एक बड़ी चुनौती से सामना करते हुए वो लोग दिख रहे हैं तो वो यही कारण है कि वो इस वक्त यहाँ इस पर दिमाग लगाए हुए हैं। लेकिन बंगाल नज़र से दूर नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस सुनवाई पर नहीं आया। जिस रीत पर फैसला होना था हज़ारों लोगों के भागते हुए, यानी वो फैसला आएगा, उस पर ताकत लगेगी, उसके बाद इसकी जांच सीबीआई से होती है, केंद्रीय एजेंसियों से, ये देखना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में अभी उस जाँच को शुरू नहीं करने के लिए जो तैयारी बीजेपी की उस वक्त थी कि उस समय शुरू करना है, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि चूँकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जब जेपी नड्डा वहां पहुंचे और तमाम बाकी नेताओं से उन्होंने कहा कि अब वो जगह जगह जाएंगे। आज ये भी हुआ कि तमाम जो विधायक हैं उनको सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके जवान, दो जवान उनकी सुरक्षा में दिए जाएंगे। यानी राज्य पुलिस की जिस तरह का राजनीतिकरण वहाँ हुआ है और उससे कोई भरोसा न करने की स्थिति है, क्योंकि ममता बनर्जी को देश की किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं, उनको तमाम उन लोगों पर भरोसा है जिस तरह से वो घर तोड़ते हैं, घर जलाते हैं, उन लोगों पर, उनकी ताकत पर ममता बनर्जी को भरोसा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आतंक के सहारे वो 2024 जीतना चाहती हैं, वो एक बड़ा ताकत उनकी उसी से हो सकती है। क्लबों को जो पैसा दिया था, हर एक क्लब ने अपनी भूमिका अदा कर दी है और उसमें उसको टेस्ट देना होता है, वो टेस्ट दे रहा है इस वक्त, और टेस्ट में कितनी हिंसा करनी होती है वो हर एक का मुझे लगता है कि कोई रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा होगा उस पार्टी का। तो उसका मुकाबला करने के लिए यहाँ शुभेंदु अधिकारी की तैयारी की गई है। तो दूसरी तरफ आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा को चुना गया है। असम और त्रिपुरा ये 2 राज्य थे जिनको अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ बंगाल की राजनीति का पता चल जाता है। त्रिपुरा में अभी वामपंथी कहीं नहीं है, टीएमसी ने जो कोशिश की थी वो वैसे ही दूसरित हो गई थी। अब इसके अलावा आसाम के बाद आप देखेंगे कि अब पूरा बीजेपी का ध्यान इस पर होगा, क्योंकि जैसे ही ये कोरोना का पेंडेमिक निपटेगा तो तब सेंट्रल लीडरशिप उन हर एक चीज़ों का हिसाब ज़रूर रखे हुए हो, क्योंकि जैसा बीजेपी की पिछले कुछ समय की रणनीति आप देखते रहे हैं, वो आसानी से किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं और उसको रखते हैं। और चूंकि किसी भी राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी रखना होता है। हालांकि ये ज़रूर सवाल है, जो मेरा भी सवाल था कि आखिर इतने दिन तक आप खामोश रहेंगे तो उस आदमी का क्या होगा। लेकिन बंगाल की राजनीति को देखते हुए आपको लगेगा कि बंगाल में इस तरह की राजनीति कभी विपक्षियों को खामोश नहीं कर पाई, कुछ समय तक ज़रूर, क्योंकि इस पूरी ताकत का सबसे बड़ा मुजाहिरा करने वाले और या इस ताकत को एक चुनावी राजनीति बनाने वाले वामपंथी दलों की भी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा उनके अत्याचारों के बीच ममता बनर्जी खुद जीत के आई थी। चूँकि जब आप सत्ता में आ जाते हैं और जब आप सत्ता में जनता से दूर हो सकते हैं और तानाशाह बनने लगते हैं, तब आप वो चीज़ें, वो सारे लेसन भूलने लगते हैं जिन्होंने आपको ताकत दी होती है। आप याद कीजिए 2007 में जिस तरह से नंदीग्राम में फायरिंग हुई, जिस तरह से ममता बनर्जी पर हमले हुए, इसके बावजूद जनता ने जब तय किया तो ममता बनर्जी को बाहर सत्ता पर लाकर बैठा दिया और वामपंथियों को बाहर जाना पड़ा अपनी हिंसा की तमाम ताकत के बावजूद। और ऐसा बहुत कम हुआ है, कभी इस तरह से नहीं हुआ। मुझे लगता है शायद त्रिपुरा एक उदाहरण हो सकता है कि जब आप बिल्कुल बाहर थे और आप एकदम सत्ता में आए हों, वरना किसी भी राज्य में आप पहले विपक्षी दल बनते हैं या धीरे धीरे आप सत्ता में आते हैं, इस तरह अक्सर होता है। एक आध आपको शायद जनता पार्टी का एक वो मिलजुल कर बनी हुई पार्टी, चूँकि उस समय पहले उसका एग्जिस्टेंस था, तब इसीलिए उस समय सत्ता में आई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई उदाहरण रहा हो किसी इतने बड़े राज्य में कि पार्टी एकदम 3 सीटों से लगभग सत्ता तक पहुंच गई हो। चूँकि हम लोग उस समय एसेस कर रहे थे, जनता के मूड को एसेस करने की कोशिश कर रहे थे, और 38.7% जनता ने अलग अलग तरीके से बीजेपी को वोट देकर 38 समथिंग बीजेपी को वोट दिया है। उसने ये बताया कि उनके पास ताकत तो आ गई है, यानी उनके पास 2019 के हिसाब से ज़रूर वो पीछे हटे हैं, 44 सीटों के करीब वो पीछे हटे हैं, यानी हारे हैं। लेकिन जो 2000 जो विधानसभा की लड़ाई है उसमें वो काफ़ी आगे बढ़े हैं। और अगर हम पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आई, जो विपक्षी दल बनी है वो सत्ता में आई है,
अगर आप 67 से पहले गौर कीजिए, जैसे ही विधानसभा में लोग समाज वामपंथी पार्टियां विपक्षी पार्टी बनी, फिर वो सत्ता में आई। उसके बाद अगर आप फिर देखते हैं तो फिर तृणमूल कांग्रेस विपक्ष बनी और फिर वो सत्ता में आई। अब बीजेपी विपक्ष बन चुकी है। यानी आज भी अगर आप उस हिंसा के बाद भी उन जगह पर जाकर देखते हैं तो वो वोट बैंक अभी भी स्थिर है, क्योंकि ममता बनर्जी माफ़ करने वाली महिला नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम ने ये भी साबित किया कि उनका बहुत ज़्यादा लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई यकीन नहीं है। वो सत्ता हासिल करने के बाद वो कहीं किसी भी कीमत तक जा सकती हैं और वो दिख रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा नुकसान उसको है। ममता बनर्जी जिस तरह से अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा प्रतीक बनाना चाहती हैं, वो इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता कि वो संभव होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हिंसा का एक तरफा और तांडव मचाया है वो सब यहाँ देखा जा रहा है। इस वक्त लोग भले ही कोरोना में इस समय अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पूरे संसाधन चूक गए हैं। आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल्स के बेड नहीं है, ज़रूरी इंजेक्शंस नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, लिहाजा पूरा देश उस ट्रॉमा में है। और जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा असर है वही राज्य देश की राजधानी दिल्ली है, यूपी है और तमाम आसपास के राज्य हैं, जिनको आपको पूरा करने में केंद्र सरकार को पूरे संसाधन झोंकने पड़ रहे हैं। उसको विदेशों से मदद चाहिए, उसको तमाम जगह। 2004 के बाद हिंदुस्तान ने कभी विदेशों से मदद नहीं ली है, लेकिन इस पूरे मसले में वो मदद ले रहे हैं और तमाम जगह से छोटे छोटे देशों से भी मदद आ रही है। तो ऐसे में उस मदद को मैनेज करना, तमाम चीज़ें करना, ऐसे में सिर्फ बंगाल पर निगाह रख पाना यकीनन मुश्किल होता, चूँकि तमाम लोग जो नाराज़ हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी को शायद इतने ज़्यादा कभी नाराज़गी झेलनी नहीं पड़ी होगी अपने समर्थकों की, जितनी कि वो आज झेल रहे हैं। और इसका इस्तेमाल उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इस संकट की स्थिति में राष्ट्र के साथ खड़े होने की बजाय आलोचना का अधिकार है, सबको आलोचना का अधिकार है, क्योंकि जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। लेकिन उनकी आलोचनाओं के बीच के रास्ते आपको दिखा देंगे कि वो किस तरफ, उनका आलोचना से कोई सकारात्मक बदलाव का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ मरे हुए आदमी से गहने नोचने वाले लोगों की तरह दिखते हुए हैं कि किस तरह से इस समय मरे हुए लोगों की लाशों को इस्तेमाल किया जा सकता है, संख्या बनाए। जिस तरह से ममता बनर्जी आतंक का इस्तेमाल कर रही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर केंद्र में इस समय इतना बड़ा संकट देश पर नहीं होता तो ममता बनर्जी की भी शायद इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने गुंडों को इस तरह की पूरी छूट दे सके, क्योंकि राजनीतिक गुंडागर्दी, इसके लिए और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये हिंसा का भारतीय संविधान को अगर हम कहें टुकड़े टुकड़े कर देने वाली बात है। लेकिन आपको कोई भी अब इस समय, कोई भी आदमी इस समय बात करता हुआ नहीं दिखेगा दिल्ली में, खास लोगों के अलावा इस पर कोई बात नहीं कर रहा। यानी चूँकि हम लोग लगातार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 65 दिन वहाँ रह के आए हैं और उन सब चीज़ों को अपने से अलहदा नहीं कर पा रहे। यानी उनमें से बहुत सारे लोग जिनके फ़ोन आ रहे हैं, उन लोगों के साथ हमने बात की हुई है और उन तमाम हिस्सों को हम लोग देख रहे हैं। और राष्ट्र के सामने ऐसे संकट के बीच में केंद्र सरकार की जो असहायता है वो ज़रूर दिख रही है, वो कमज़ोर दिख रही है, निरी दिख रही है। लेकिन वो ऐसी नहीं कि वो छोड़ रही हो, वो उन तमाम चीज़ों को नहीं छोड़ रही है। वो आज के 2 घटनाक्रमों से, चूँकि हेमंत बिस्व शर्मा जो कि उसका बंगाल से कोई रिश्ता नहीं दिख रहा, ये ऊपर की बात है। लेकिन पूरे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो बीजेपी की रणनीति का पूरा एक बड़ा हिस्सा हेमंत बिस्व शर्मा ने पिछले 5 सालों से खड़ा किया है। त्रिपुरा से लेके तमाम संकटों में हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुए उस हिस्से में। और नई नई रणनीतियाँ, बंगाल से जाने वाली हिंसा के बाद आपने देखा होगा किस तरह से लोगों की वहाँ मदद की, उनको रोकने की कोशिश की और रुकाया जा रहा है। ये बातें करने के बाद ये बात ज़रूर है कि बीजेपी इस बारे में ज़रूर सोच रही होगी कि हेमंत बिस्व शर्मा का क्या इस्तेमाल होगा। और उसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ देखें तो शुभेंदु अधिकारी का आना, यानी हेमंत बिस्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी की ये टीम जुड़ी गई है, जिससे कि वो इस वक्त बीजेपी अपने आगे की रणनीति, यानी अपने समर्थकों को बचाना, उस उत्पीड़न से बचाना। इसीलिए आज तमाम विधायकों को उन्होंने कहा है कि वो उन CAPF के लोगों के साथ उन हिस्सों में जाएं जहां हमले हो रहे हैं। और ऐसा ममता बनर्जी को शायद याद नहीं रहा होगा और ये इतिहास उसको बार बार याद कराने की कोशिश कर रहा होगा कि कभी भी आप हिंसा से कुछ समय तक जरूर जीत हासिल करते दिखते हैं, लेकिन हमेशा आप जीत नहीं सकते। कम से कम लोकतंत्र में तो यही हुआ है। हालांकि
ममता बनर्जी ने जिस तरह की खतरनाक राजनीति को अपना हिस्सा बनाया, जिस तरह से औजार बनाने की कोशिश की, उसके अलग अलग जगह आपको दिखेगा कि, और अभी दिखना भी शुरू हो जाएगा आपको, वो कोरोना के बाद के काल में कोरोना में किन हिस्सों में कार्रवाई होगी, किन नहीं होगी, और दवाइयाँ, हॉस्पिटल, ये तमाम चीज़ें। एक और बड़ी बात जो मैं लगातार उस समय कह रहा था कि डर के बावजूद लोग वोट इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना के बाद उनको ममता बनर्जी सत्ता में आती है तो अगर बीजेपी के लोग हैं उनको न दवाइयाँ मिल पाएंगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना हॉस्पिटल्स में एंट्री मिलेगी, ना बेड मिलेगी। इस बात को शायद लोगों को लगा था कि यहाँ खासतौर से दिल्ली के बहुत लोगों ने उसकी कहा कि शायद आप एग्जरेट कर रहे हैं, आप ममता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। लेकिन अभी इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई कि वो लेटर है जिसमें सिर्फ एक आदमी को कहा गया कि प्रोडक्शन कम हुआ उस घंटे में, इसलिए आपको जवाब देना है, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड की दुकानों पर अब वो सब चीज़ें दिखने लगी हैं। चूँकि वो जो गुंडों के गैंग्स बनाए गए, क्लब किस लिए पैसे दिए गए ये कोई कारण नहीं, वो किस तरह का सामाजिक काम करते हैं ये कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी को भी पता है, ये सबको पता है, सिर्फ ममता को सबसे ज़्यादा पता है कि वो जो पैसे उनको दिए गए उसका क्या इस्तेमाल होना था, जिस प्रभाव को लोग चूक गए। एक और बात लगातार जिसमें मेरी वहाँ तमाम उस समय वहाँ के एक आदमी ने बात की थी जो बीजेपी में आया था टीएमसी से और फिर वापस टीएमसी में गया, उसका कहना ये था कि आप एक चीज़ को गौर करने से भूल रहे हैं कि ये जो 10 उसको ज़्यादा वोट नहीं चाहिए, हिंदू वोट उसको सिर्फ 30% चाहिए, और वो भी वो जो कि जिसके उसने काम सुधारे, यानी इन क्लब हाउसों में जितने लोग हैं हर एक जगह में हैं, उनके परिवार हैं, उनके वो हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने लगातार आकर ये कहा कि वो तमाम ऐसे धंधे बंद कर देंगे, कट मनी, तोलाबाजी, और वो इस पर पलने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय है। बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है, जिस तरह वहाँ के लोगों की कमियाँ हैं, उनके पास पैसों की कमी है, उन लोगों को जिस तरह की बेरोजगारी है, क्लब से उनकी ज़िंदगी चल रही थी, उनके परिवार चल रहे थे उनके साथ। लेकिन बीजेपी ने बजाय इसके कि वो कोई बदलाव की बात करे, लगातार इस बात पर चोट की हम ये बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे। तो उस आदमी ने चुनाव के पहले भी कहा था कि इसका बहुत असर होगा, क्योंकि लगभग इतनी बड़ी संख्या इस पर डिपेंड है, वो डर के मारे फिर पूरी ताकत के साथ बीजेपी के खिलाफ जुट जाएगी। मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा असर दिखाई दिया। मुसलमान वोट तो आपके शिफ्ट हुए ही हैं, लेकिन बीजेपी की इस पूरी घटना ने, आज शुभेंदु के चुनाव ने और विश्व शर्मा के मुख्यमंत्री पद बनने से लगता है कि बीजेपी ने इस पूरी लड़ाई को अगले फेज पर ले जाना तय कर लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट पर जब वो केस सुने जाएगा, उस समय तक जब ये कोरोना का प्रकोप कम होगा, उस वक्त उस केस को सुनवाई पर लाया जाएगा। और चूंकि फैक्ट साफ दिखाते हैं, पूरी तरह दिखाते हैं कि वहाँ मशीनरी, सरकारी मशीनरी, संवैधानिक ढांचा इस वक्त एकदम चरमरा है, यानी ये खड़ा नहीं हुआ। आपने एक जेनोसाइड की तैयारी की है, आपने ख़ास तौर से एक ख़ास अंदाज के साथ हज़ारों लाखों लोगों को भगा देने की कोशिश की है, वो साफ दिखता है। उसके इतने एविडेंस हैं, तो ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को परेशान करेगा। अभी तो उसको पहले हाई कोर्ट में जवाब देना है कोलकाता के, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये खेल जब शुरू होगा तब ममता बनर्जी को इसका जवाब शायद मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो प्लान ममता बनर्जी का है, उसको बीजेपी अपने ही अंदाज से रोकने की कोशिश में है। अभी हालांकि इसमें बहुत सारे पन्ने होंगे, ये देखना होगा कि जिन 30 विधायकों की बात वहाँ अब ये चलानी शुरू हुई है कि वो वापस टीएमसी में जाएंगे और वो डर गए हैं, तमाम चीज़ें, मुझे लगता है डर के साथ जाने से वो उसके अपने हो जाएंगे, इसमें मुझे भी शक है। लेकिन आज ये पहली बीजेपी की तरफ से वापसी की तरफ संकेत दिखा कि बीजेपी इस बार अपने किसी जो संघ के आदमी हैं या जो वहाँ से लगातार जीतने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनकी बजाय उन्होंने एक ऐसे नेता पर भरोसा किया जिसको उन्होंने अभी हालिया में लिया है, दिसंबर में ज्वाइनिंग की, और आज वो मई में पार्टी के विधानमंडल का नेता है। क्योंकि ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए बीजेपी को उसी की भाषा में बोलने वाला नेता चाहिए था। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम लोगों को, मैं फिर आपसे बार बार कहता हूं कि मुझे आपके साथ बहुत सारी चीज़ों पर अलग बात करनी होती है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है जब इस तरह की चीज़ आ जाती है तो आपसे बात करूं। मैं फिर कल आपसे एक बार बात करूंगा कि शहाबुद्दीन को किस तरह से बीबीसी जैसे मीडिया, मतलब मीडिया हाउस कैसे तय करते हैं। मैं आपको एक खबर से समझाने की कोशिश करूँगा कि जिस आदमी ने तेजाब से जला के लोगों को मार दिया हो, उस आदमी को मसीहा लिखा गया, और बीबीसी ने एक बात से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वो राजनीति में बीजेपी का विरोध, बीजेपी का की वजह से आया, यानी बीजेपी की राजनीति का प्रतिफलन शहाबुद्दीन जैसा माफिया, या माफिया से भी खतरनाक जो एक दरिंदे की तरह बिहेव कर सकता है, वो है। इस पर भी हमें कल आपको समझाएं, कल बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही कि बीजेपी अब इस बंगाल की लड़ाई के लिए, अगली लड़ाई के लिए, उसको अगले स्टेज में जाते वक्त देखते हुए तैयार है। नमस्कार।